नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय भाग 1, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषाएं। अर्थशास्त्र में एक देश के आय स्तर यानी राष्ट्रीय आय का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए राष्ट्रीय आय का सबसे पहला प्रयोग प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने 1934 में किया। भारत में भी राष्ट्रीय आय का अध्ययन व आकलन कई विद्वानों द्वारा किया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिडनेस राज, शाह व खाम्बरा, डॉक्टर VKR राव व CR देसाई के द्वारा लगाए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ। उक्त समिति के सदस्य सलाहकार प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स थे। 1956 से ही प्रतिवर्ष केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रकाशित किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषा। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं पर विचार करना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय की प्रमुख परिभाषाओं में मार्शल, पीगो, फिशर व साइमन कुजनेट्स की परिभाषाएं महत्वपूर्ण मानी जाती। मार्शल के अनुसार किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कुछ भौतिक वस्तुओं व अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या देश का राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश है। पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो कि मुद्रा में मापा जा सकता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित होती हैं, चाहे वे भौतिक या मानवीय वातावरण से प्राप्त हों। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, वरन पूंजी में वृद्धि है। केवल इन वस्तुओं द्वारा मेरे लिए इस वर्ष की गई सेवाएं ही आय है। साइमन कुजनेट्स द्वारा दी गई परिभाषा को आधुनिक मानते हैं। राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। सरल शब्दों में एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तुओं व सेवाओं की शुद्ध मात्रा की प्रचलित बाजार कीमत पर उस देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय का प्रवाह कहते हैं। यहाँ अंतिम उपभोग्य वस्तुओं व सेवाओं का अभिप्राय उन वस्तुओं व सेवाओं से होता है जिनका उपभोग एक उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक द्वारा किया जाता है। मार्शल ने एक देश में एक वर्ष की समय अवधि में राष्ट्रीय आय को भौतिक वस्तुओं व अभौतिक वस्तुओं यानी सेवाओं के शुद्ध उत्पादन के रूप में परिभाषित किया है। पीगू ने राष्ट्रीय आय को उत्पादन के मुद्रा में मापनीय मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया है। फिशर ने उत्पादन के स्थान पर उपभोग को राष्ट्रीय आय की गणना का आधार बनाया। फिशर ने राष्ट्रीय आय को एक वर्ष की समय अवधि में भौतिक वस्तुएं व अभौतिक वस्तुएं यानी सेवाओं के शुद्ध उत्पादन में से वह भाग जिस सेवा के रूप में प्राप्त किया गया अर्थात जिस भाग का उपभोग हुआ उसी को राष्ट्रीय आय माना है। राष्ट्रीय आय की विशेषताएं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर राष्ट्रीय आय की निम्न विशेषताएं। नंबर 1,
राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। नंबर 2, राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि जो सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष की होती है, भारत में 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक। नंबर 3, राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं से होता है, किंतु वर्तमान में देश के भौगोलिक क्षेत्र में निवासियों और गैर निवासियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भी इसमें शामिल होता है। नंबर 4, राष्ट्रीय आय का संबंध उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से होता है, अर्थात इसमें अनुत्पादक क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नंबर 5, राष्ट्रीय आय की गणना का संबंध अंतिम उपभोग्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से होता है, अर्थात इसमें अंतरिम यानी अर्धनिर्मित या मध्यवर्ती वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नंबर 6, राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित बाजार कीमत पर की जाती है। नंबर 7, राष्ट्रीय आय की गणना देश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है। नंबर 8, राष्ट्रीय आय की गणना विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का योग होती है। नंबर 9, राष्ट्रीय आय एक प्रकार का प्रवाह होता है तथा यह एक प्रकार का भंडार या स्कंध स्टॉक नहीं होता है। नंबर 10, राष्ट्रीय आय की गणना शुद्ध मात्रा के अनुसार की जाती है, अर्थात इसमें घिसावट या मूल्यह्रास को घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना 2 आधारों पर की जाती है। नंबर 1, भौगोलिक आधार पर और नंबर 2, राजनीतिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु एक देश की भौगोलिक सीमा के आधार पर अध्ययन किया जाता है। एक देश की भौगोलिक सीमा में निवासियों व विदेशी निवासियों कंपनियों के द्वारा होने वाले कुल उत्पादन के मूल्यों को जोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का स्तर ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना राजनीतिक आधार पर करने के लिए देश की नागरिकता पर विचार करते हैं। एक देश की नागरिकता जिनके पास होती है, उन लोगों के द्वारा भौगोलिक सीमा में व दूसरे देशों की भौगोलिक सीमा में अर्जित आय पर विचार होता है। इस प्रकार एक देश के निवासियों या नागरिकों द्वारा भौगोलिक सीमा में व दूसरे देश की भौगोलिक सीमा में किए गए उत्पादन के मूल्यों को जोड़ते हैं। एक देश के निवासियों ने कहीं भी उत्पादन किया हो, उसकी सहायता से सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का स्तर ज्ञात किया जाता है। उक्त विवरण निम्न चित्र से स्पष्ट है। यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद भारत की भौगोलिक सीमा में भारत के निवासियों द्वारा उत्पादन प्लस भारत की भौगोलिक सीमा में विदेशी निवासियों द्वारा उत्पादन के बराबर होता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद भारत की भौगोलिक सीमा में भारत के निवासियों द्वारा उत्पादन तथा विदेशों की भौगोलिक सीमा में भारत के निवासियों द्वारा उत्पादन के बराबर होता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।